तो आप लोग पहले नोट करिएगा कि आप लोगों का पहले पहले चैप्टर में है बेसिक ऑफ एनर्जी। बेसिक। बोले। हाँ, पहला चैप्टर है आप लोगों का बेसिक ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें आपको जो पॉइंट पढ़ने हैं उनको नोट कर लीजिएगा। पहला पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में पहला है प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है आपको जो पढ़ना है वो कॉमर्शियल एनर्जी एवं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। काम। जी। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं। आगे हम बोले। दूसरा हेडिंग है। दूसरा पॉइंट है कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। आप लोग अपना माइक वगैरह बंद रखिए प्लीज। आप लोगों से निवेदन है कि अपनी माइक बंद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि और को डिस्टर्ब ना हो और मुझे भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो पढ़ना है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा प्रेजेंट सेनेरियो। एस प्रेजेंट सेनेरियो। SCNERIO। SCENARIO। सेनेरियो। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। अगला पॉइंट है फ्यूचर प्रेजेंट सिनेरियो बोला है और एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बोला है। प्रेजेंट सिनेरियो एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया सेक्टर वाइज। एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया सेक्टर वाइज। एनर्जी कंजम्पशन सेक्टर वाइज। एनर्जी कंजम्पशन ब्रैकेट में करके लिखिएगा डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। और सबसे लास्ट है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस रिसोर्सेस। ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है। तो अब आपका जो है पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में यही कहा गया है कि आप लोग जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में इस संसार में प्रत्येक वस्तु
ऊर्जा के द्वारा ही ऑपरेट होती है, चलायमान है, ठीक है। बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं है, ठीक है। सूर्य जो निकलता है, उससे भी लाइट रेडिएशन जो निकलती है, उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है वो, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण रहने लायक उत्पन्न होता है। तो वो सूर्य की रोशनी के कारण ही है। अगर सूर्य की रोशनी ना होती, हवा पानी ना होता, ठीक है, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता। तो ऊर्जा का एक अहम योगदान रहा है, और उन्हीं ऊर्जा के द्वारा पेड़ पौधे अपना विकास करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, और वो अपना डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद वो हमें अन्न उत्पन्न करके देते हैं। उसके बाद उनके जो छिलके होते हैं, उनसे जो वेस्टेज निकलते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना हुआ, गन्ने को चूसने के बाद उसका जो छिलका होता है, जो कचरा होता है, उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, तो ईंधन के रूप में काम हो जाता है, घर में जलावन के काम आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी लकड़ियों का हम इस्तेमाल भोजन बनाने के लिए और भी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस एनर्जी वाले सेक्शन में आपको इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करना है और इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल हल्का सब्जेक्ट है। और आपको इसके बारे में जो मैंने पहला पॉइंट लिखाया है कि जो रिसोर्सेस वगैरह लिखाए हैं कि कितने टाइप्स के हैं एनर्जी के, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको नोट कराना चाहूँगा। तो पहले लिखिएगा एनर्जी, पहला पॉइंट लिखिएगा एनर्जी। एनर्जी में लिखिएगा एनर्जी होती क्या है। किसी वस्तु के, किसी वस्तु या प्रणाली के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु या प्रणाली के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अर्थात एनर्जी। इसकी मानक मात्रक, इसकी मानक मात्रक, इसकी मानक मात्रक जूल है। इसकी मानक मात्रक जूल है, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको नोट कराना चाहूंगा। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, आप कमेंट। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आगे चलिएगा। दूसरा है अब टाइप्स, आप वो उसमें क्या लिखा था हमने, सब हेडिंग लिखा था ना, टाइप्स ऑफ क्या लिखा था, एक मिनट देखने दीजिए। मैंने अभी अभी आपको लिखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी ना, तो उसमें लिखिएगा प्राइमरी एनर्जी, लिखिएगा प्राइमरी एनर्जी। तो प्राइमरी एनर्जी में लिखिए ऊर्जा के वे संचित, ऊर्जा के वे संचित यानी स्टोर, ऊर्जा के वे संचित स्रोत, कामा, जिनकी ऊर्जा का प्रयोग या उपयोग, जिनकी ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किंतु अंतिम रूप में नहीं होता। ऊर्जा के वे संचित स्रोत जिनकी ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष रूप में किंतु अंतिम रूप में नहीं होता, बल्कि बल्कि ये पहले मध्यम ऊर्जा के रूप में, बल्कि ये पहले मध्यम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होने के बाद
बल्कि ये पहले मध्यम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होने के बाद रूपांतरित ऊर्जा का अंतिम उपयोग होता है। बल्कि ये पहले मध्यम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होने के बाद रूपांतरित ऊर्जा का अंतिम उपयोग होता है, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। हो गया? आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि एक्चुअली में इसमें कहा क्या जा रहा है। मैं अभी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कोयला, प्राथमिक एनर्जी जानते हो, कहने का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक में ऐसी संचित ऊर्जा जिसका हम उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो अंतिम नहीं है। उसके उपयोग करने के बाद हमें उनसे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा का भी हम अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस मध्यम ऊर्जा का इस्तेमाल करने के बाद वो ऊर्जा जब खत्म हो जाती है, तब समझ लीजिए कि वो उस प्रकार की ऊर्जा को प्राइमरी ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जैसे कोयला हो गया, तो कोयला हमारा एक प्रकार का प्राथमिक ऊर्जा है। कैसे? क्योंकि इसको हम जब जलाते हैं, दहन करते हैं, तो जब जलाते हैं तो जलाने के बाद इससे ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और उसका इस्तेमाल हम हीट के रूप में, मतलब गर्मी के रूप में, या खाना पकाने के रूप में, या फिर उसको बॉयलर को हीट करके भाप बनाने में। तो हम उस कोयले की ऊर्जा को हम रूपांतरित किए हैं किसमें? कोयला अभी खत्म नहीं हुआ, उसकी ऊर्जा को मैंने रूपांतरित करके दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, रूपांतरित किया। और उससे हमने पानी को गर्म किया, बॉयलर में भाप बनाया, स्टीम बनाया। फिर उसके बाद हमने उसका प्रयोग बिजली बनाने में किया, बिजली बनाने में किया। अब उसके बाद उसका काम खत्म हो गया। अब वो बिजली जो बन गया, तो अब बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट हुई है, अब उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब कोयले का वहां कोई काम नहीं रहा। ठीक है, तो लिखिएगा जैसे में कोयला, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक तेल एवं गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि, इनसे ऊर्जा उत्पादित करने के लिए, इनसे ऊर्जा उत्पादित करने के लिए इनका दहन, दहन को इंग्लिश में कहते हैं कंब्यूशन, COMBUSTION, कंब्यूशन, एवं विखंडन, विखंडन प्रक्रम द्वारा उपयोग किया जाता है। विखंडन प्रक्रम द्वारा उपयोग किया जाता है। नीचे से पैरा चेंज करके लिखिएगा। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत अधिकांशतः, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत अधिकांशतः औद्योगिक उपयोगिता, औद्योगिक उपयोगिता के लिए, औद्योगिक उपयोगिता के लिए द्वितीयक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होते हैं। द्वितीयक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होते हैं। किसी का छूटा तो नहीं ना? विकास झा, कौन सी लाइन?
लिखिएगा, फिर से रिपीट करता हूँ। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत अधिकांशतः औद्योगिक उपयोगिता के लिए द्वितीयक ऊर्जा के रूप में काम करते हैं, है ना। द्वितीयक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होते हैं। जैसे जैसे कोयला, गैस व तेल, कोयला, गैस व तेल के दहन के पश्चात भाप ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में भाप ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। रूपांतरण किया जाता है। तो जैसा कि आपको प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के बारे में समझ में आ चुका होगा कि प्राइमरी एनर्जी जो प्रकृति में हमारे विद्यमान है, क्या विद्यमान है, जैसे कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है, बहुत सदियों से ही ये पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसका मनुष्य जब दहन करता है तो दहन करने के बाद जो उत्पादित होती है ऊर्जा, तो उसका रूप बदल गया। रूप बदल गया। पहले तो वो एक ठोस के रूप में निहित था, मतलब उसमें स्टोर था। ठोस के रूप में उसमें ऊर्जा स्टोर थी। लेकिन जब हमने उसका दहन किया तो उसमें से ऊर्जा बाहर निकली। तो जो ऊर्जा बाहर निकली उस ऊर्जा का हमने दूसरे रूप में रूपांतरण करके प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि एक ही बार जलाया और खत्म हो गया, है ना। तो वो हमारी प्राइमरी ऊर्जा का स्रोत आ जाते हैं, या प्राइमरी ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। अब लिखिएगा सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस, हेडिंग डालिएगा सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। इसमें लिखिएगा आप लोग ऊर्जा के वे स्रोत कामा, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिनकी ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और और प्रथम उपयोग ही अंतिम उपयोग होता है। प्रथम उपयोग ही अंतिम उपयोग होता है। अर्थात पहली बार ही जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही आखिरी ही बार है, उसके बाद दोबारा हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी लाइन को। ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से होता है या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और प्रथम उपयोग ही अंतिम उपयोग होता है। किंतु हमेशा एक बात याद रखिएगा, किंतु कभी कभी आवश्यक होने पर, किंतु कभी कभी आवश्यक होने पर प्रारंभिक ऊर्जा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी आवश्यक होने पर प्रारंभिक ऊर्जा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अर्थात हमें जब कभी ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सेकेंडरी एनर्जी में जैसे आप इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को, है ना। इलेक्ट्रिक स्टोव का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भोजन पानी बना रहे हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो क्या प्राइमरी ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं। लकड़ी पे बना लेंगे कभी, जो लकड़ी के चीरन के वजह से जो उसके डस्ट निकलते हैं ना, जिसको लकड़ी का बुरादा कहते हैं, ठीक है। तो उसका भी हम प्रयोग कर लेते हैं, भूसी होती है, चोकर होता है। तो ये सब भी हमारे प्राइमरी एनर्जी के स्रोत हैं, तो इनका भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो यही बात कही गई थी यहाँ पे। तो आवश्यकता होने पर ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः इस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अतः इस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को
द्वितीयक प्रकार की ऊर्जा स्रोत कहते हैं, या द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हो गया होगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा, उदाहरण में। जैसे, जैसे सूर्य द्वारा, सूर्य द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा, सूर्य द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा। तो देखो, सूर्य की ऊर्जा का हम लोग प्रत्यक्ष इस्तेमाल करते हैं। कपड़े सुखाना होता है, हमको डायरेक्टली उससे सुखाते हैं, उसको दूसरे रूप में रूपांतरित करके नहीं सुखाते। ठीक है। भोजन भी अपने को डेवलप करने के लिए जो लेते हैं, तो वो परिवर्तित करके नहीं लेते हैं, वो डायरेक्टली उन लेते हैं, और वहीं से उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पौधे के विभिन्न पार्ट्स, अंग, है ना, ऊतक एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना भोजन बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, कमा लगा के लिखिएगा, वायु द्वारा पवन ऊर्जा। वायु द्वारा पवन ऊर्जा। तो वायु द्वारा जो पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का भी हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी के रूप में, क्योंकि हवा का ऊर्जा का तो हम डायरेक्टली प्रयोग कर नहीं सकते, तो उसको विंड एनर्जी के रूप में को एक ऊंचाई ऊंचाई पे खूब फैन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फैन बड़ा बड़ा सा लगाते हैं। तो जब उससे हवा जब टकराती है, तो वो क्या काम करता है? पवन चक्की घूमने लगती है। ठीक है। तो जब वो घूमने लगता है, तो उसके साथ से हम क्या करते हैं? कपलिंग कर देते हैं। तो अगर जमीन से हमें पानी निकालना है, तो पंपिंग की क्रिया भी उसी से कर लेते हैं। या आटा चक्की मिल चलाना है, उससे उसको कनेक्ट कर देते हैं उसके साथ से। तो उसको चाकी के पार्टों को क्या करता है? मूव कराता है ना। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं विंड एनर्जी से भी अपनाई जाती हैं। और कमा लगा के लिखिएगा, भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी। कमा समुद्री ज्वार, समुद्री ज्वार ऊर्जा, समुद्री ज्वार ऊर्जा, कामा समुद्री तरंग द्वारा या तरंग ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। शुभम, नोट कर लिया? आगे चलें? चलिए ठीक है। तो अगला है पॉइंट आपका, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इसको हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं? लिखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसमें लिखिएगा, ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत जिनकी ऊर्जा का उपयोग बारंबार, अगेन एंड अगेन, जिनकी ऊर्जा का उपयोग बारंबार किया जा सकता है। ठीक है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्रयोग बारंबार किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं।
जैसे, जैसे में लिखिएगा जल, वायु, सौर ऊर्जा, सॉरी सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समुद्री ज्वार, समुद्री ज्वार, तरंग एवं तापांतर। अंतर, ठीक है। भाई समुद्रों में भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना पानी के लेवल में, तो उनके टेम्परेचर डिफरेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा के रूपांतरित करने के लिए। अगला है इसमें जियोथर्मल एनर्जी, वर्षा, नदी इत्यादि से प्राप्त ऊर्जाएं, इत्यादि से प्राप्त ऊर्जाएं। ठीक है, आगे चलें। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो और ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बताए। ये कौन भाई, अंशु मौर्य, आलोक। हाँ हाँ ठीक है वो। हाँ किसी की वो कंपनी का कॉल आ गया था तो हमने कहा ये तो डिस्टर्ब कर रहा है। आगे चलते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में लिखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आइए इसमें नोट करते हैं ये क्या है। ऊर्जा के वे स्रोत, कमा लगाइएगा, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी ऊर्जा का प्रयोग बार बार नहीं होता, जिनकी ऊर्जा का उपयोग बार बार नहीं होता, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। पिछला जो भी नोट कराया था ना मैंने रिन्यूएबल, उसमें क्या है, सूर्य की ऊर्जा का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जब मन में आए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जब सूर्य दिन के समय रहेगा तभी भी, अब रातों में नहीं ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते। तो प्राकृतिक चीजों का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम प्राकृतिक कुछ ऐसी चीजें जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, जैसे लकड़ी जला दिया, जल के राख हो गई, तो अब उसका हम क्या करेंगे बताइए। पेट्रोल है, डीजल है, जला दिया, गाड़ी चला लिया, जेट प्लेन उड़ा लिया, लेकिन जब वो खत्म हो गया तब उसका क्या करेंगे, वो तो एक ही बार में खत्म हो गया, उसको दोबारा हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। तो लिखिएगा, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग बार बार नहीं होता, अर्थात केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है ना, एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। या कभी कभी इसको और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी लिखा होगा किताबों में, या क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो ये कुछ और नहीं होता, ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही होता है, या इंग्लिश में इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। जैसे में लिखिएगा इसमें जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जीवाश्म ईंधन क्या आ गया, ये तो हम कभी सुने हैं लेकिन आज तक समझ ही नहीं पाए कि ये जीवाश्म होता क्या है। तो जीवाश्म ईंधन कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कोयला, डीजल, पेट्रोल, डामर इत्यादि को ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और जीवाश्म ईंधन कहने का कारण क्या है, क्योंकि यह किसी न किसी चीज से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कोयला पर्वतों के नीचे, चट्टानों के नीचे हजारों साल दबे रहने के बाद वो कोयले का रूप में कोयले के रूप में परिवर्तित होते हैं।
इसलिए वो भी एक प्रकार के जीवाश्म में से ही परिवर्तित हमारा ठोस कोयला के रूप में उत्पादित होता है, इसलिए हम इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उनको हीट करने पे, गर्म करने पे भाप के रूप में या तेल के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो वो हमारा जीवाश्म द्वारा ही रूपांतरित करके दूसरे ईंधन के रूप में बदला गया होता है, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। और लिखिएगा, कामा लगा के लिखिएगा, प्राकृतिक तेल, गैस, यूरेनियम, थोरियम। प्राकृतिक गैस व तेल, यूरेनियम, थोरियम, ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। इनका एक बार यूरेनियम का इस्तेमाल कर लेंगे, ऊर्जा उत्पादित कर लेंगे, तो बस इनका काम खत्म। अब सनलाइट की तरह नहीं है कि उसको रोज सवेरा हुआ तो रोज अपना प्रयोग करना शुरू कर दिए, है ना। रोज हवा, रात में, दिन में, सुबह शाम, जब भी हवा की स्पीड बह रही है, हम उसका निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं है। अब चलिएगा, अगला हेडिंग है आपके पास, कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। ठीक है। कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, तो कॉमर्शियल शब्द से आपको क्या समझ में आता है? बहुत लोग कहते हैं ये कॉमर्शियल गैस है, कॉमर्शियल गैस है ना, ये डोमेस्टिक गैस है, डोमेस्टिक गैस है। तो कॉमर्शियल का मतलब होता क्या है एक्चुअली में? तो कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक। ठीक है। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक रूप से। अब व्यावसायिक रूप से क्या होता है, तो नोट करिएगा इसमें, ऊर्जा के वे स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी ऊर्जा का उपयोग, जिनकी ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी ऊर्जा का उपयोग व्यापारिक एवं व्यावसायिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक, कहीं कहीं आपको वाणिज्यिक लिखा होगा हिंदी में, तो व्यावसायिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी ऊर्जा का उपयोग व्यापारिक, व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक संबंधी कार्यों, वाणिज्यिक संबंधी कार्यों, कामा, उत्पादन कार्यों, प्रोडक्शन में, उत्पादन कार्यों, कामा, एवं इंडस्ट्री यानी उद्योगों में होता है, इंडस्ट्री में होता है। तो अब बात यहाँ समझ में आती है कि कॉमर्शियल स्रोत क्या थे हमारे पास। कॉमर्शियल स्रोत का मतलब वे सोर्स है ऊर्जा के जिनका उपयोग हम बड़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में, कहाँ पे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में, कारखानों में या व्यवसायों में, या पहले हमारे कोयले से चलने वाले इंजन थे, है ना, तो उनमें उपयोग होता था। तो यानी ये व्यापारिक स्तर पे इस चीज का उपयोग होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स का नाम दिया गया। जैसे कोयला हो गया, कोयला, खनिज तेल, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है। कोयला, खनिज तेल। अब देखो एक एनर्जी और है, बिजली। बिजली का उपयोग हम लोग कॉमर्शियल रूप से ही करते हैं। ये हमें किसी न किसी इंडस्ट्री द्वारा या किसी न किसी प्लांट द्वारा जनरेशन के बाद वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है, और उसका हमारे घरों तक, हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए खंभे गड़े होते हैं, टावर गड़े होते हैं, उनके थ्रू कंडक्टर के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली आती है। और वेल्डिंग गैस, अगला इसमें है, कामा लगा के लिखिएगा, वेल्डिंग गैस आदि, ये सब किस में आते हैं? कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस में।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स। ठीक है। अब नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स क्या होता है? तो इसको लिखते हैं गैर व्यापारिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है। गैर व्यापारिक ऊर्जा स्रोत। तो गैर व्यापारिक ऊर्जा स्रोत में क्या आता है? गैर व्यापारिक ऊर्जा स्रोत का मतलब ये होता है कि ऐसी ऊर्जा जिसका हम व्यापारिक रूप से इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। इसका हम इस्तेमाल व्यापारिक रूप से नहीं करते, जैसे लकड़ी हो गया, भूसी हो गई, चोकर हो गया। ठीक है। कृषि संबंधी अपशिष्ट हो गए, तो इनका हम बेचने के रूप में या इंडस्ट्रियल तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका केवल हम लोग घरेलू पर्पज से इस्तेमाल कर लेते हैं, एज ए जलावन के रूप में कहते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे, नॉन कमर्शियल एनर्जी को लिखेंगे कैसे। ऊर्जा के वे स्रोत कमा लगा के लिखिएगा। ऊर्जा के वे स्रोत जो मानव के जीवनोपार्जन संबंधी, जो मानव के जीवनोपार्जन यानी जीवन यापन संबंधी कार्यों। ठीक है, सीधा सीधा लिख लीजिएगा। जो मानव के जीवन यापन संबंधी अथवा घरेलू कार्यों में जैसे जैसे खाद्य पदार्थों को पकाने में, खाद्य पदार्थों को पकाने, कामा लगाइएगा, रसोई घर में भोजन पकाने, रसोई घर में भोजन पकाने इत्यादि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इत्यादि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन कमर्शियल, गैर वाणिज्यिक अथवा गैर वाणिज्य ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक है। गैर व्यापारिक, गैर वाणिज्यिक अथवा गैर वाणिज्य ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे में लिखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा, जलाने की लकड़ी, जलाने की लकड़ी एवं चारकोल। चारकोल क्या होता है, किसी को पता है? आप लोगों ने पावर प्लांट पढ़ा होगा। हाँ, पावर प्लांट पढ़ा होगा। बताइए चारकोल क्या होता है? ये हमारा आप लोगों से प्रश्न रहेगा। ठीक है, कि चारकोल क्या होता है। आगे लिखिएगा। चारकोल जो है का कोयला कहते हैं। ठीक है। चारकोल को लकड़ी का कोयला कहते हैं। जली हुई लकड़ी के बाद जो उसका कोयला बन के तैयार होता है, उस कोयले को भी हम जलाते हैं ना, तो उसको चारकोल कहते हैं। उसमें से जो कार्बन की मात्रा होती है ना, कार्बन की मात्रा वो खत्म हो चुकी होती है। ठीक है। जो पहले लकड़ी जलता है तो काला काला धुआं देता है, कार्बन की मात्रा जब उसमें से बह जाती है, निकल जाती है ना, तो उसमें से सफेद धुआं, जैसे कोयला वाला वो नहीं जलाते हैं, प्रेस वाले करने वाले कपड़े जो प्रेस करते हैं, तो वो उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी को चारकोल कहते हैं। ठीक है। अब आगे लिखिएगा, एलपीजी गैस, कामा इसी में लगा के लिखिएगा। एलपीजी गैस जो होता है, ये नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स है। ये विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। और इसका ट्रेन चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, और ना ही किसी उद्योगों में कि बिजली जनरेशन करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल होता है। इस गैस का इस्तेमाल केवल घरेलू पर्पज से होता है। ठीक है। लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, एवं कृषि अवशेष, कृषि के द्वारा जो अवशेष प्राप्त होता है, जैसे गन्ना है, उसका रस निकाल लिया, उसका जो खुजिया बची, उसको क्या काम किया, जलावन के रूप में ले लिया। कृषि से कोई चीज, फसल उत्पादित होने के बाद, धान वगैरह हुआ, गेहूं वगैरह हुआ, उसकी कटाई करने के बाद जो उसका अवशेष बचता है, तो या तो उसको किसी अन्य रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, भूसे के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं,
या फिर उसको जलाने के रूप में चाहे जैसे भी इस्तेमाल करना है वो कर लेते हैं। ठीक है। अब एवं गोबर, पशुओं द्वारा जो प्राप्त होता है गोबर। टाइम हो जाएगा तो मुझे टाइम याद दिला दीजिएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा घड़ी नहीं पहना हूँ, इसलिए हम टाइम नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टाइम से पहले। 5 मिनट है तो 5 मिनट में हमारे 2 पॉइंट और हो जाएंगे, तो ऊर्जा के जितने भी प्रकार थे सारे खत्म कर दूंगा मैं। चलिएगा, अगला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, लिखिएगा। परंपरागत या पारंपरिक भी कहते हैं, ठीक है। पारंपरिक या परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। आप लोगों के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। वे ऊर्जा स्रोत जिनका वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। परंपरागत या पारंपरिक या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है। जैसे में लिखिएगा, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, FOSSIL, FOSSIL, फॉसिल। इसको कहते हैं हिंदी में जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फिर देखिए कोयला, कमा लगा के लिखिएगा कोयला। कोयला भी बहुत समय पहले से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जब गैस सिलेंडर वगैरह नहीं था ना, तभी से रेल के डिब्बे चलते थे इसी से इंजन। और लिखिएगा डीजल, ठीक है। डीजल। पेट्रोल, पेट्रोल का उपयोग भी बहुत समय पहले ही हो गया था। पेट्रोल। डामर, डामर जो सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जिसको अलकतरा वगैरह कहते हैं। कचड़ा जो होता है, जो हमारे तेल निकालने के बाद रिफाइनरी से जो कचड़ा उसमें बचता है, डामर होता है ना, उसका प्रयोग कर लेते हैं सड़क बनाने में, ठीक है। और प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल जो है इनका भी इस्तेमाल बहुत समय पहले से ही हो रहा है। गैस हो गई, यूरेनियम हो गया, और थोरियम, थोरियम का भी इस्तेमाल बहुत पहले से ही हो रहा है। और नदियां आदि, नदियों पर डैम बनाते हैं, डैम बनाने के बाद वहां पे प्लांट अपना लगाने के बाद क्या करते हैं। ये मक्खी उड़ जा, कैमरे के पास आके बैठ जा रही है, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हो गया। अब लिखिएगा नॉन कन्वेंशनल, लास्ट वन। नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इसको कहते हैं गैर परंपरागत या अपरंपरागत, ठीक है। गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो बोलता हूँ, लिखिएगा। वे ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग आधुनिक युग में आरंभ हुआ। किसमें? आधुनिक युग में आरंभ हुआ। गैर पारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग आधुनिक युग में हुआ, उसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे में लिखिएगा, सूर्य से सौर ऊर्जा, सूर्य द्वारा सौर ऊर्जा,
वायु से पवन ऊर्जा, वर्षा से जल ऊर्जा, वर्षा से जल ऊर्जा, समुद्र से ज्वार, समुद्र से ज्वार, तरंग एवं तापीय ऊर्जा। ठीक है। समुद्र से ज्वार, तरंग एवं तापीय ऊर्जा, एवं पृथ्वी से भूतापीय ऊर्जा, अर्थ से जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है। एवं जैविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा को बोलते हैं बायोमास, या बायो बायो ऊर्जा कहते हैं, जैविक को बोलते हैं बायो ऊर्जा, यानी बायो एनर्जी। और कामा लगा के लिखिएगा बायोमास एनर्जी। ठीक है। आदि। हमको टाइम कैसे दिखेगा? हाँ, 11:40 हो तो गया। हो गया टाइम आप लोगों का क्या? हेलो। ठीक है। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी था, इसमें क्या हो रहा था कि हम प्राकृतिक चीजों का नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, जो प्रकृति में विद्यमान थी। तो जब साइंटिस्ट या हमारा साइंस जब डेवलप किया, तब जाकर के विभिन्न प्रकार के रिसर्च हुए, खोज हुई, तब अकल आई कि नहीं, हम सनलाइट का भी इस्तेमाल दूसरी ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करके कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। फिर हवा में जो ऊर्जा निहित है, विद्यमान है, उसका हम दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो इन सारी चीजों का आधुनिक युग में इनका खोज हुआ। जब दिमाग में ये बात जची और इस पे रिसर्च हुए, तब जा करके कन्वेंशनल एनर्जी को, वहां तो कन्वेंशनल थी और यहाँ पे क्या हुआ, उसका आधुनिक युग में इस्तेमाल किया जा रहा है सूर्य की ऊर्जा का। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हो गए। ठीक है। ये पहले परंपरागत नहीं था, लेकिन अब हुआ है जाकर के। ठीक है। तो पहले जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत था, हम उसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये परंपरागत नहीं है, ये आधुनिक युग में डेवलप किया गया है। इस हिसाब से इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार प्राइमरी एनर्जी सोर्स को क्या आप कह रहे थे, सेकेंडरी एनर्जी सोर्स को क्या कह रहे थे, इसके एग्जाम्पल तो इसमें भी मिल रहे हैं, इसके एग्जाम्पल तो इसमें भी मिल रहे हैं। फिर कभी कभी कह रहे हैं कि ये रिन्यूएबल है, कभी नॉन रिन्यूएबल कह रहे हैं, क्या मतलब है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने शब्दों को इतना तोड़ तोड़ के लिखाया है, ताकि आपको किसी चीज की समस्या ना हो। तो आज के लिए थैंक यू क्लास। और आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सब, ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, ओके। तो सब लोग अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। हैप्पी दिवाली। हाँ हाँ। अच्छा, दिवाली वाली पे सब पहुंच गए हैं घर ना? चलो ठीक है, बढ़िया है। आप मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है। ओके। हमारे आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ओके ठीक है। थैंक यू क्लास। हाँ। ओके ओके, आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। और आप सभी के द्वारा मुझे हैप्पी दिवाली। अच्छा अच्छा, चलिए, आप लोगों की तरफ से धनतेरस भी मुझे मिल गया है। मैं ले ले रहा हूँ, और अपनी तरफ से भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दे दे रहा हूँ। ठीक है। अब बात करो, बस हो गया। ठीक है। ओके, बाय बाय।